नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में, आज की कक्षा में। और आज की कक्षा में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मजेदार पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे जीवन के एक ऐसे सवाल, ऐसे एक प्रश्न का जिसका जवाब हमें लगता है कि हमें पता तो है, हमने सबने यह अनुभव किया है, हम सब इसके बारे में परिचित हैं और हम सब इससे अपनी कुछ धारणा या मान्यताएं बनाए हुए हैं और हमें लगता है कि हमें इसका जवाब पता है। पर आज की कक्षा में हम देखेंगे कि क्या हमारी मन की बनाई हुई धारणाएं, मान्यताएं जो हैं, जो भी हमने आजकल संसार से प्रभावित होकर सीखा है, सोचा है, क्या वो सच में सही है या फिर हमें फिर से विचारधारा करने की जरूरत है? क्या इस सवाल ने, क्या इस प्रश्न ने, क्या इस पहेली ने हमारे आंखों में धूल तो नहीं झोंक दी है? कहीं ये हमें धोखा देके तो नहीं निकल गया है और कहीं हम एक पेड़ के टूटे हुए पत्ते की तरह तो नहीं है जो हवा में कहीं से भी हवा के बहाव के हिसाब से बहते हुए चले जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पहेली को समझने की और फिर प्रयत्न करेंगे इसको सुलझाने की और देखेंगे वहां से कैसे हमें भौतिकी के माध्यम से जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो ये एक साधारण सा प्रश्न, ये एक साधारण सा सवाल जो आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, देखा होगा या फिर आगे भी देखते रहेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल है, कोई जगह है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। कोई भी चीज, कोई भी गोल, कोई भी एम जो आपके मन में है, वो कैसा भी, किसी भी तरह को लेके एम हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकेडमिक गोल, एकेडमिक एम कुछ भी हो सकता है। पर ये कोई डेस्टिनेशन है जहां पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं और इस डेस्टिनेशन पे, इस मंजिल पे पहुंचने के लिए मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग रास्ते हैं। ये है हमारा पहला रास्ता जो यहां पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास पहला रास्ता जो यहां से चालू करके हमें इस डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचा रहा है। और जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये जो पहला रास्ता, पहला पाथ है, वो एकदम इजी पाथ, एकदम आसान रास्ता है। इस रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स, कोई रुकावटें, कोई परेशानियां, कोई ऑब्स्टिकल्स, कुछ भी हमें रोकने के लिए नहीं है। एकदम सीधा साधा रास्ता है, कोई उतार चढ़ाव, कोई पत्थर, कोई नदी, कुछ नहीं है। हम आसानी से, बिना ज्यादा परिश्रम के, बिना ज्यादा मेहनत के, बिना ज्यादा किसी दुविधा के, बिना ज्यादा संघर्ष के, हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं इस रास्ते के थ्रू। यह है हमारा पहला रास्ता। और वहीं पे उसी मंजिल पे पहुंचने के लिए, मंजिल सेम ही है, ठीक है, मंजिल सेम ही है, पर उसी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमारे पास एक और दूसरा रास्ता भी है जो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। पर यह रास्ता सेम मंजिल पे तो हमें जरूर लेके जा रहा है, पर एकदम अलग पाथ, एकदम अलग तरह से लेके जा रहा है। जैसा हम देख पा रहे हैं यहां पे, इस रास्ते में हमारे पास काफी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये काफी डिफिकल्ट पाथ, काफी परेशानियां, काफी मुसीबतें का हमें जो है अनुभव करते हुए, उनको फेस करते हुए हमें जाना है। यहां पे काफी संघर्ष दिख रहा है यहां पे हमें, ठीक है। बीच में रास्ते में काफी बड़े बड़े पथरीले रास्ते हैं, बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं, बीच में कभी नदी आ चुकी है, बीच में कभी गड्ढा आ चुका है। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी रुकावटें हैं जो हमें पार करके, छलांग मार के उनके ऊपर से जाना है और तब जाके हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो यह हमारा आसान, सीधा साधा रास्ता जो हमें आसानी से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। और यह हमारा संघर्ष पूर्ण, कठिन परिस्थितियों से भरपूर रास्ता जो अगेन हमें सेम डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। और सवाल अब यह है कि आपके पास अगर निर्णय लेने की शक्ति है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? विच पाथ विल यू चूज? दोनों आपको सेम ही मंजिल पे लेके जा रहे हैं, पर कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, कौन सा ज्यादा लाभदायक है आपके जीवन में? और हम सब लोग सोचेंगे, जो पहला विचार, जो पहला धारणा हमारे मन में आएगी कि अरे ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल कर रहे हो आप, ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? क्योंकि मंजिल तो सेम ही है, डेस्टिनेशन तो सेम ही है, पर ये जो है, ये उस मंजिल तक पहुंचने का बहुत ही आसान रास्ता, बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट, बिना किसी दुविधा, बिना किसी संकट, संघर्ष के आसानी से ये रास्ता वहां पे पहुंचा रहा है। और ये रास्ता वहीं पे पहुंचा रहा है, किसी बेहतर जगह नहीं, वहीं पे पहुंचा रहा है, ऐसा लग रहा है, पर बहुत ही कठिनाइयां, बहुत ही संघर्ष झेल के। तो जब सेम ही जगह पे पहुंचना है तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा संघर्ष, परेशानियां क्यों झेलना?
हम आसान रास्ता हमें लेना चाहिए और आसान रास्ता लेके हमें उस मंजिल तक आसानी से पहुंचना चाहिए। सही बात है, ये रास्ता जो है, ये पाथ जो है, ये हमारा टाइम, समय भी बचाएगा, क्योंकि यहां से जाएंगे फटाफट पहुंचेंगे, यहां से जाएंगे बहुत लंबा समय लगेगा। ये हमारा एनर्जी भी बचाएगा, एफर्ट भी बचाएगा। तो हमारा टाइम बच रहा है, एनर्जी बच रहा है, एफर्ट बच रहा है और हम सेम ही जगह पे पहुंच रहे हैं। तो लॉजिकली इस साउंड्स की यही पाथ हमें लेना चाहिए, यही चीज हमारा जो है निर्णय होना चाहिए, ये हमारे अंदर से आवाज आ सकती है। ओके, और देखने में यहां पे ज्यादा कोई दुविधा या कुछ संकट नहीं लगता है ये डिसीजन या निर्णय लेने में। हम चाहे एकेडमिक परेशानी हो, एकेडमिक डिसीजन हो, या कोई और चीज का डिसीजन हो, आपके पर्सनल जीवन में कुछ हो, प्रोफेशनल जीवन में हो कुछ हो, हमेशा हम आसान रास्ता ही अपना चाहते हैं। ठीक है, हम भगवान के पास भी जाते हैं तो हमारी प्रार्थना यही होती है, हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही अपेक्षा रखते हैं कि भगवान हमें आसान रास्ता दिखाएं, भगवान हमें सुख शांति दें जीवन में, भगवान हमें खुशियां दें जीवन में, भगवान हमारे दुख दर्द पीड़ा दूर करें, हमें संघर्ष से उभारें, हमें संघर्ष से निकालें। तो भगवान के पास भी जाके हम यही बोलते हैं कि ये संघर्ष हमें मत दो, ये कठिन परिस्थितियां मुसीबतें हमें मत दो, हमें इनसे बचाओ और हमें आसान रास्ता दो जिसमें सुख शांति और पीसफुल तरह से हम आगे बढ़ सकें बिना किसी परेशानियों के। यही हम हमेशा मांग रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं या चाहते हैं। पर जीवन में क्या ऐसा होता है क्या? जीवन में सच में क्या हम जैसा रास्ता चाहते हैं, हम चाह तो ये रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी इस चीज की कर ली, पर फिर भी क्या भगवान हमारी वो प्रार्थना सुन के हमें हमेशा क्या आसान रास्ते बिना कठिनाइयों के, परेशानियों के दे देते हैं क्या? कितनी भी प्रार्थना कर लो फिर भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से ये रास्ते, ये कठिनाइयां, ये परेशानियां, ये संघर्ष हमें देखना मिलता ही है। पर ऐसा क्यों? जब ये रास्ता हमें बेहतर लग रहा है और ये हमारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब बचा रहा है और हम इसी की प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर भी हमारी भगवान प्रार्थना सुन के हमें ये रास्ते पे क्यों नहीं भेज रहे हैं, बल्कि हमारे जीवन में बार बार ये रास्ते क्यों डाल रहे हैं? क्या हमने संघर्ष और आसानी, कठिन परिस्थितियां और आसान परिस्थितियों को क्या हमने अच्छे से समझा है क्या? क्या संघर्ष, मुसीबतें, परेशानियां सच में हमारे लिए हानिकारक हैं या लाभदायक है? जो भगवान बार बार समय पे हमें ये संघर्ष हमारे जीवन में डाल रहा है, परेशानियां हमारे जीवन में डाल रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में तो हमें बहुत ही खराब लगती हैं, क्या उसके पीछे भगवान का भी कोई लॉन्ग टर्म उद्देश्य है, कोई लंबे समय का प्लान है क्या? तो इन चीजों पे आज हम विचार करते हैं और देखते हैं इस पहेली को कैसे हम सुलझाएंगे। चलिए, ओके, तो अब हम देखते हैं भौतिकी का, फिजिक्स का हमारा एक टॉपिक जो कि है डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सीधा साधा साधारण टॉपिक है, पर हम देखेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स, भौतिकी का तो है ही, पर कैसे ये डाइलेक्ट्रिक छोटा सा टॉपिक हमारे जीवन के कठिनाइयों और आसान परिस्थितियों से मिलता जुलता है और हमें ये क्या एक महत्वपूर्ण सीख देके जाएगा। चलिए, सो डाइलेक्ट्रिक जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, डाइलेक्ट्रिक जैसा आपको पता ही होगा, डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, एक इंसुलेटिंग मटेरियल। कोई भी इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट नहीं करता है या इवन पार्शियली ही कंडक्ट करता है, तो ये है हमारा एक तरह का इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कोई भी जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको हम बुलाएंगे डाइलेक्ट्रिक, वो हमारा कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक है तो लकड़ी भी हमारा एक डाइलेक्ट्रिक है, प्लास्टिक भी हमारा डाइलेक्ट्रिक है, ग्लास भी हमारा एक डाइलेक्ट्रिक है, पानी को भी हम डाइलेक्ट्रिक बुलाएंगे, हवा को भी हम डाइलेक्ट्रिक बुलाएंगे, क्योंकि ये सब एक तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। किसी का इंसुलेशन ज्यादा है, किसी का इंसुलेशन कम है, किसी का कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसी का कंडक्टिविटी कम है, पर सब डाइलेक्ट्रिक ही कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सब डाइलेक्ट्रिक तो कहलाएंगे, पर ये डाइलेक्ट्रिक जो भी हैं इनको हम दो कैटेगरीज में, दो भागों में बांट सकते हैं। हम बोल सकते हैं जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं दुनिया में, इनको हम दो भागों में बांटेंगे। दो तरह के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हैं। पहला डाइलेक्ट्रिक जो है वो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? ठीक है, तो दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, दिमाग का प्रयोग भूल के भी नहीं करना है, नाम से ही हमें पता लग रहा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है कि नहीं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक
जो कि पोलर नहीं है, एग्री? दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा है। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो पोलर नहीं है। पर पोलर नहीं होने का मतलब क्या है? पोलर नहीं होने का मतलब है उसके पोल्स नहीं हैं, उसके दो इलेक्ट्रिक पोल्स। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल, हम ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। और नॉन पोलर का मतलब ये डायपोल नहीं है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऐसे सेपरेटेड नहीं है, ये डायपोल नहीं कहलाएगा, या इसका डायपोल मोमेंट जो हम जानते हैं वो शून्य होगा। डायपोल मोमेंट अगेन जो भी हम जानते हैं वो बताता है डायपोल की शक्ति, कि डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है। डायपोल मोमेंट कम होना इसका मतलब डायपोल वीक है, डायपोल की स्ट्रेंथ कम है। डायपोल मोमेंट ज्यादा होना इसका मतलब डायपोल स्ट्रॉन्ग है, वो एक मजबूत इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा जो अपने आसपास ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पर भी यहां पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल्स का खुद का डायपोल मोमेंट है ही नहीं, वो खुद डायपोल है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हैं ही नहीं, अभी उनमें खुद में कोई शक्ति, डायपोल मोमेंट था शक्ति या स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, वो फिलहाल है ही नहीं। ठीक है, पर ऐसा क्यों? मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर क्यों होंगे? उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होगा? क्योंकि जैसा हमें यहां पर दिख रहा है चार्जेस आर नॉट सेपरेटेड। चार्जेस सेपरेटेड नहीं है, चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक के ऊपर एक या कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, वो डायपोल नहीं कहलाएगा। जैसे हमें एग्जांपल्स भी दिख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं या दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं या दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, पर उनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड नहीं है बिकॉज दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो जैसा हमें दिख रहा है यहां पे हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के बारे में, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं इसलिए अपना डायपोल मोमेंट जो Q इंटू डी हमारा बनता है वो बन रहा है यहां पे शून्य, इसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। चलिए, ये हो गया नॉन पोलर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। तो ये नाम से जैसा पता लग रहा है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब वो पोलर हैं, उसमें पोल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हैं, उसका डायपोल मोमेंट आएगा। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है, कहानी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। देखते हैं क्या हो रहा है। पोलर मतलब मॉलिक्यूल्स हैव इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट, उनका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है, हर मॉलिक्यूल एक डायपोल है, हर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हैं और वो डायपोल जैसा बिहेव कर रहा है। जिसका एग्जांपल जैसा हम देख रहे हैं यहां पे HCl एक एग्जांपल है, या फिर दूसरा एग्जांपल H2 या पानी, H2O या पानी। तो पानी देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? पानी देखा ही नहीं देखा? पानी की शक्ल देखिए, पानी, तो पानी की शक्ल कैसी होती है? कैसे दिखता है पानी? कैसे दिखता है? तो अगर पानी की शक्ल आपने ध्यान से देखी हो तो पानी की शक्ल होती है मिकी माउस जैसी। हमारे बचपन में कार्टून आता था, जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तब हम कार्टून देखा करते थे मिकी माउस, और पानी की शक्ल आप ध्यान से देखो तो पानी की शक्ल होती है पानी के मॉलिक्यूल की एकदम मिकी माउस जैसी, जैसे यहां पे हमने बना रखा है। तो ये देखिए, ये होता है एक पानी का मॉलिक्यूल H2O, एक पानी, एक H2O का मॉलिक्यूल हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, सो ये ऐसा H2O मॉलिक्यूल दिखाई देता है। दो हाइड्रोजन है यहां पे जो कि मिकी माउस के कान जैसे हैं, और एक ऑक्सीजन है जो कि मिकी माउस के चेहरे जैसा है। ठीक है, और इसका डायपोल मोमेंट आता है क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है हमें पता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है हमें पता है, तो उसकी वजह से यहां पे एक नेट डायपोल मोमेंट आता है जो कि अपने मिकी माउस के सर की तरफ, मिकी माउस के पानी मॉलिक्यूल के सर की तरफ आता है ऐसे। ठीक है, तो ये जैसा हमें दिख रहा है, अगर बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो हर H2O मॉलिक्यूल का कुछ तो डायपोल मोमेंट आएगा, यानी कि कुछ तो इसका जो है स्ट्रेंथ आएगा डायपोल का, जो कि हमें दिख रहा है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो उसके सर की तरफ पॉइंट कर रहा है। पर जैसा हमने बोला कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास एक इंडिविजुअल डायपोल, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो डायपोल मोमेंट है। हमने बोला मॉलिक्यूल हैज डायपोल मोमेंट, यहां पर तो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट नहीं था, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो 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 था।
हर मॉलिक्यूल का ही डायपोल मोमेंट 0 था, इसलिए पूरे सैंपल का भी, पूरे सिस्टम का भी डायपोल मोमेंट 0 ही था, है ना। हर मॉलिक्यूल का ही 0 है तो ओवरऑल भी 0 ही है। पर यहां पे देखिए, यहां पे हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है, हर मिकी माउस का, हर H2O, हर पानी के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है। पर हो ये रहा है कि हमारा पहला मिकी माउस, पहला पानी का मॉलिक्यूल इस तरह ओरिएंटेड है, इसलिए उसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है। दूसरा मॉलिक्यूल कुछ अलग ओरिएंटेशन, कुछ अलग डायरेक्शन में है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ऐसे नीचे आ रहा है। जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ऐसा आ रहा है। अगला वाला, इसका ओरिएंटेशन और भी अलग है, तो इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है, और अगले वाले का डायपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है। यानी कि देखिए, हर मॉलिक्यूल का, हर मिकी माउस का, हर पानी के H2O मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है, तभी वो पोलर है। पर क्योंकि हमारे सैंपल में, हमारे सिस्टम में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं, जब आप पानी पीते हो तो क्या आप एक ही मॉलिक्यूल पानी पीते हो क्या? एक बोतल में, एक गिलास में क्या एक ही मॉलिक्यूल आता है क्या? नहीं, उसमें भर भर के बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में, 10 to the power 21, 10 to the power 22, 10 to the power 23, ऐसे मात्रा में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब इतनी बड़ी मात्रा में पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं किसी भी सिस्टम में, सैंपल में, तो होगा कि सारे पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे। कोई पानी के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा इस तरफ, जैसा हमें दिख रहा है, किसी का होगा इस तरफ, किसी का होगा इस तरफ, किसी का होगा इस तरफ, किसी का होगा इस तरफ। और अब क्या होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट हमें पता है कि वेक्टर है, तो ये सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का तो डायपोल मोमेंट जरूर है, पर क्योंकि ये सारे रैंडमली अलाइन है, कोई इस तरफ, 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 तो जब हम पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट निकालेंगे, पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालेंगे, वेक्टर्स हम करेंगे, तो वो हमें कितना देगा? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि क्योंकि ये सारे रैंडम डायरेक्शन अलाइन है, तो एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो एक डायपोल मोमेंट इस तरफ भी है, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो दूसरा डायपोल मोमेंट इस तरफ भी है। और क्योंकि ये वेक्टर है, इन सबका वेक्टर्स हमें कैंसल आउट करके देगा 0, 0। तो बहुत ही मजेदार चीज, बहुत ही बेहतरीन चीज। इवन दो ये पोलर मॉलिक्यूल था, इवन दो उसके पास हर इंडिविजुअल पानी के मॉलिक्यूल के पास एक डायपोल मोमेंट था, पर फिर भी पूरे सिस्टम का, सैंपल का कितना डायपोल मोमेंट आया? फिर से 0। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही जगह, नॉन पोलर हो या पोलर हो, दोनों ही जगह हमारे डाइलेक्ट्रिक का, हमारे सिस्टम का डायपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ, शक्ति कितनी आ रही है? 0 ही आ रही है। जब वो नॉन पोलर था तो हर मॉलिक्यूल का 0 था, इसलिए ओवरऑल भी 0 हो गया। जब पोलर था तो हर मॉलिक्यूल का तो नॉन जीरो था, पर क्योंकि वो सारे रैंडम डायरेक्शन में लाइन थे, तो सबका वेक्टर सम कैंसिल आउट होके फिर से 0 हो गया। तो यहां पे हमारा समरी क्या है, यहां पे हमारा कंक्लूजन क्या है जो हम सीख रहे हैं? हमारा समरी है, कंक्लूजन ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे EF मतलब एक्सटर्नल, ये EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एनी ऑब्जेक्ट, पोलर हो या नॉन पोलर हो, एनी ऑब्जेक्ट हैज 0 डायपोल मोमेंट। जब हमने बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, अभी फिलहाल हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नहीं लगाई थी, तो जब हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे लकड़ी हो, पानी हो, तेल हो, हवा हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, अगर तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? 0, 0। पर अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, फिर क्या होगा? ये तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में था। अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तब परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, तब चीजें कैसे बदलेंगी, तब क्या होने लगेगा, समझते हैं। और अब देखते हैं हमारा असली खेल कैसे चालू होगा, समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को, जो अभी तक एब्सेंस ऑफ फील्ड में पढ़ा था, तो उसका डायपोल मोमेंट 0 आ रहा था, उसको अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तब क्या होगा, समझते हैं। देखिए, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, जो ग्रीन डब्बे में बना है, जो ग्रीन डब्बे में हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा है डाइलेक्ट्रिक। ओके, लकड़ी, प्लास्टिक, तेल, पानी, कुछ भी।
जो ग्रीन डब्बे में है। और अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जो हमें दिख रही है यहां पे ई नॉट। ये ई नॉट है, याद रखना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ई नॉट मतलब एक्सटर्नल बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगा दी है। ओके, तो ये डाइलेक्ट्रिक है हरा वाला जो कि पढ़ा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में। पर अब होगा क्या, देखिए पहले हमने देखा था डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो था, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो। डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ शक्ति हमेशा शून्य थी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब देखिए क्या होगा। हमें पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्जेस हैं उन पे एक फोर्स लगता है, और हमें यह भी पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, उन पे फोर्स हमें कहां लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगता है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हम जानते हैं, बेसिक्स है। तो देखिए हुआ क्या, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगाई मान लीजिए राइट की तरफ, तो फिर जो पॉजिटिव चार्जेस थे इसके अंदर, इस हरे डब्बे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पहले कोइंसाइड करके बैठे थे, तभी तो डाइपोल मोमेंट शून्य हो रहा था। अभी क्या होगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया ई नॉट, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पे एक फोर्स लगेगा। बल्कि जैसे हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगा इस तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द फील्ड इस तरफ। और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो चार्जेस पहले कोइंसाइड करके एक के ऊपर एक साथ में बैठे थे, वो चार्जेस अभी सेपरेट होने लगेंगे। पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लग रहा है राइट में, तो पॉजिटिव वाले भागने लगेंगे राइट में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव वाले पे फोर्स लगेगा लेफ्ट में ऑपोजिट टू द फील्ड, तो नेगेटिव वाले भागने लगेंगे लेफ्ट में। इसकी वजह से क्या होगा, चार्जेस सेपरेशन होंगे, चार्ज सेपरेट होगा। और देखिए पॉजिटिव राइट में भागेगा, नेगेटिव लेफ्ट में भागेगा, इनके बीच में एक डिस्टेंस सेपरेशन गैप आने लगेगा। बल्कि आप ये भी बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का जो राइट साइड है, डाइलेक्ट्रिक का जो राइट फेस है, राइट साइड है, वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज लेने लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, और जो डाइलेक्ट्रिक का दूसरा लेफ्ट वाला फेस है वो नेगेटिव चार्ज लेने लगेगा क्योंकि क्योंकि नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में भाग रहा है। ओके, और अब देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस राइट में भाग गए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट में भाग गए, तो अभी अपने पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन हो गया है। और क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, सो नाउ वी हैव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, सो नाउ वी हैव अ डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट पहले नहीं आ रहा था, पोलर में भी नॉन पोलर में भी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही वो डाइपोल मोमेंट अभी उत्पन्न हो गया है, अभी अंदर से जाग गया है। और अभी देखिए इसका एक डाइपोल मोमेंट आ चुका है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक डाइपोल मोमेंट जाग गया है। किधर, फ्रॉम द नेगेटिव चार्जेस, हमें पता है, टू द पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ एक डाइपोल मोमेंट हम बोलेंगे इंड्यूस हो गया है, पैदा हो गया है। पहले वो डाइपोल मोमेंट नहीं था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब चार्जेस एक के ऊपर बैठे थे, डाइपोल मोमेंट नहीं था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव इधर भागे, नेगेटिव इधर भागे, सेपरेट हुए, डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया। तो देखिए वही चीज यहां पे लिखी है, एनी डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज नहीं। एनी डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स पोलराइज्ड। गेट्स पोलराइज्ड का मतलब उसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, वो पोलराइज हो गया है, वो पोलर बन गया है, डाइपोल मोमेंट आ गया है, एंड हैज अ डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट उसका पहले शून्य था, वो डाइपोल मोमेंट उसमें उत्पन्न हो गया है। और अब हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो कि है पोलराइजेशन वेक्टर। और ये पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, यह है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी इसका डाइपोल मोमेंट आया, डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट आया कुछ, तो डाइलेक्ट्रिक का जो भी डाइपोल मोमेंट आया पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट आया, वो है पोलराइजेशन। जैसा आपका डेंसिटी होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो है डेंसिटी। वैसे ही एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट आ गया है, वो है पोलराइजेशन। ठीक है, तो अब उस सवाल पे वापस आते हैं
याद कीजिए, शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि संघर्ष अच्छा है या आसानियां? जीवन में कठिन परिस्थितियां जो हैं वो लाभदायक हैं या हानिकारक? हमें आसान रास्ता चुनना चाहिए या कठिनाइयों परेशानियों से भरा हुआ रास्ता? इस सवाल पे वापस आते हैं। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, डाइलेक्ट्रिक और उसका डायपोल मोमेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे अगर हम समझें तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा, ये है हमारा इंसान की तरह। डाइलेक्ट्रिक है हमारा इंसान की तरह। यही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इंसान जिसकी हम बात कर रहे थे, हम सब लोग। और देखिए क्या हो रहा है, जब इस डाइलेक्ट्रिक को हमने ऐसे ही रखा था, जब इस इंसान को हमने ऐसे ही रखा था बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तब क्या हो रहा था? डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो आ रहा था, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे पोलर हो कि नॉन पोलर हो, डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा था। इसका मतलब क्या है? ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वो क्या है? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहरी परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां, जीवन में मुसीबतें, जीवन में परेशानियां, जीवन में संघर्ष। तो डाइलेक्ट्रिक है हमारा इंसान और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, संघर्ष हमारे जीवन में आ रहा है। और डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट, ये पी जो आ रहा है हमारा यहां पे, डायपोल मोमेंट, ये क्या है? ये जैसा हमने पहले ही बोला, ये है अंदरूनी शक्ति, ये है हमारी इनर स्ट्रेंथ, ये है हमारे इंसान की भीतर की शक्ति। तो अब देखिए, सोचिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहां पे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जब डाइलेक्ट्रिक किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं पड़ा था, यानी जब इंसान, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसान, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कठिन परिस्थितियों में नहीं पड़ा था, उसके जीवन में आसान परिस्थितियां थी, उसको जीवन में सब कुछ मिल रहा था, जैसा वो चाह रहा था वैसा ही हो रहा था, सारी आसान परिस्थितियां मिल रही थी, कोई कठिन परिस्थितियां नहीं थी। जब डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पड़ा था, तब उसका डायपोल मोमेंट कितना आ रहा था, यानी कि उसकी इनर स्ट्रेंथ, शक्ति कितनी थी? जीरो, शून्य। तो जब डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, कोई डायपोल मोमेंट नहीं आ रहा था। यानी जब तक इंसान को कठिन परिस्थितियों में नहीं रखा गया, जब तक इंसान को टेस्ट नहीं किया गया, जब तक इंसान की परीक्षा नहीं ली गई, तब तक उसमें भीतर रूप से जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो नहीं जागी, उसका डायपोल मोमेंट जीरो ही रहा। पर जैसे ही उस इंसान को, उस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो वो पोलराइज हो गया, उसका डायपोल मोमेंट आने लगा। यानी कि जैसे ही उस इंसान को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कठिन परिस्थितियों में रखा, मुसीबतें दी, संघर्ष दिया जीवन में, तो कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप उसके भीतर की शक्ति जागी, उसके भीतर की एक छुपी हुई ताकत, जो उसको पहले नहीं पता था, जब वो आसान परिस्थितियों में था तब वो खुद उससे परिचित नहीं था, पर इस कठिन परिस्थितियों में डालने से उसने उस अपने आप को कठिन परिस्थितियों से एडजस्ट किया और अंदर की भीतर की शक्ति जगाई, जो कि है हमारा डायपोल मोमेंट। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हमें आसान परिस्थितियां मिलती रहेंगी तो हम विश्राम करते रह जाएंगे, और विश्राम करते करते हम अंदर की शक्ति को कभी जगाएंगे ही नहीं। पर जब कठिन परिस्थितियां आएंगी, हम उनको फेस करने की कोशिश करेंगे, हम उनका सोल्यूशन, निवारण निकालने की कोशिश करेंगे, और निवारण निकालने के चलते चलते हमें अपनी शक्ति, अपनी अंदरूनी भीतर की शक्ति जो हमेशा से थी, उसका एहसास होने लगेगा, उस पर विश्वास होने लगेगा, और हम अपने आप से परिचित होने लगेंगे। तो यह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि है, जैसा आप देख सकते हैं यहां पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है प्रॉब्लम्स, जीवन की सारी प्रॉब्लम्स, आपके पढ़ाई में प्रॉब्लम्स, एकेडमिक लाइफ में प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, वो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और पी, पोलराइजेशन या डायपोल मोमेंट, ये हमारे भीतर की शक्ति। तो जब तक परिस्थितियां कठिन नहीं आई, तब तक भीतर की शक्ति नहीं जागी, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, जैसे ही इंसान को कठिन परिस्थिति में रखा, उसके अंदर की भीतरी शक्ति जागने लगी। पर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
ये अंदर की शक्ति जो जागी, भीतरी शक्ति जो जागी, वो भीतरी शक्ति कितनी जागी? ये जो डायपोल मोमेंट आया, ये जो पोलराइजेशन आया, वो कितना आया मैग्नीट्यूड में? यस, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है कि ये पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जैसे यहां पे लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उतना ही डायपोल मोमेंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायपोल मोमेंट आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं तो डायपोल मोमेंट आता ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट भी उतना ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा डायपोल मोमेंट भी उतना कम आएगा। दैट इज व्हाई हमने यहां पे लिखा है डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारे उदाहरण के साथ काफी रिलेटेबल है कि इंसान की भीतरी शक्ति जो जागेगी, इंसान जो सशक्त बनेगा, मजबूत बनेगा, कितना मजबूत बनेगा, कितनी शक्ति जागेगी, कितना इनर स्ट्रेंथ आएगा? यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स। जितनी बड़ी परेशानियां, जितना ज्यादा संघर्ष, जितनी ज्यादा कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर की शक्ति जागेगी, उतना ही ज्यादा हम मजबूत बनेंगे, उतना ही ज्यादा इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। सो डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे अंदर की भीतरी शक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। पर यहां पे एक और चीज है, यहां पे एक और चीज है, क्या हमारी भीतर की शक्ति कितनी जागेगी वो क्या केवल बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा क्या? यानी कि अगर दो अलग इंसान हैं, दो हमारे पास अलग इंसान हैं, और उन दोनों इंसानों को हमने सेम मुश्किलें, संघर्ष, कठिन परिस्थितियां दी, तो क्या दोनों इंसानों का रिएक्शन सेम होगा क्या? क्या दोनों इंसानों के निर्णय, क्या दोनों इंसानों का उस कठिन परिस्थिति पे रिस्पॉन्स सेम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। जैसा हम जानते हैं, बिल्कुल नहीं। दो अलग इंसान सेम परिस्थिति में अलग तरह से रिस्पॉन्ड देंगे, अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, अलग तरह से उस परिस्थिति को जवाब देंगे। यानी कि हमारे भीतर की शक्ति कितनी जागेगी, हम कितने मजबूत इंसान बनेंगे, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, कठिन परिस्थितियां जो है बाहर की, उस पर तो डिपेंड करता ही है। जैसा हमने बोला, जितनी ज्यादा कठिन परिस्थितियां उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। बल्कि साथ साथ ये एक और चीज पर डिपेंड करता है, जो कि है इंसान के अंदर का साहस, इंसान के अंदर का विश्वास। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, अगर किसी कठिन परिस्थिति में ऐसे इंसान को डाला जिसका साहस, अंदर का विश्वास बहुत ज्यादा है, तो वो उस कठिन परिस्थिति को ऐसे चैलेंज लेगा और चैलेंज लेके भीतर की शक्ति बढ़ाएगा। पर अगर हमारे अंदर का साहस बहुत कम है, तो कठिन परिस्थितियां कितनी भी हो जाएं, वो कठिन परिस्थितियां हमारी मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारे अंदर का साहस इतना कम है कि उन कठिन परिस्थितियों को हम गलत नजरिए से देखेंगे। हम अपने आप को, अपने दोस्तों को, भगवान को ब्लेम करते रहेंगे, अपने भाग्य को ब्लेम करते रहेंगे कि मेरे को इस कठिन परिस्थिति में डाल दिया, और साहस की कमी की वजह से उन परिस्थितियों से टूट के बिखर जाएंगे। तो कहने का मतलब, हमारे भीतर की शक्ति, हमारी अंदरूनी शक्ति, हम कितने मजबूत, कितने बेहतर इंसान बनेंगे, ये बाहर की कठिन परिस्थितियां पे तो डिपेंड कर ही रहा है, पर उसके साथ साथ एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, जो कि है हमारे अंदर का साहस और विश्वास। तो जैसा हमें यहां पे दिख रहा है, पोलराइजेशन यानी कि भीतरी शक्ति इज इक्वल टू काय इंटू ई। ये ई तो हमें पता ही है, हमारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, कठिन परिस्थितियां, और ये काय, ये होता है ससेप्टिबिलिटी। इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर ससेप्टिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा नंबर है जो हमें बता रहा है हमारे करेज, हमारे साहस के बारे में। सो पोलराइजेशन इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमारे भीतर की कितनी शक्ति जागेगी इज अ प्रोडक्ट ऑफ कितनी कठिन परिस्थितियां हैं हमारे सामने, और कितना हम साहस दिखाते हैं उसको फेस करने के लिए। भाई साहब, तो आज तक हम मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इक्वेशंस देखते थे, फॉर्मूलेस पढ़ते थे, पर क्या कभी सोचा था कि इंसान के भीतर की शक्ति का भी एक फॉर्मूला आएगा? तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही बड़ी सीख, हमारे अंदर की, इंसान के भीतर की शक्ति इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साहस एंड कठिन परिस्थितियां। चलिए, तो यानी कि कठिन परिस्थितियां
हमें एक अवसर दे रही हैं। कठिन परिस्थितियां, संघर्ष खराब नहीं है, हानिकारक नहीं है, बल्कि लाभदायक है। हर परेशानी एक अवसर है, हर संघर्ष हमें एक मौका दे रहा है अपने आप पे काम करने का, अपने आप को मजबूत बनाने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। पर उस मौके को, उस अवसर को अगर भुनाना है तो हमें चाहिए साहस या करेज। जब दोनों चीजें होंगी तब भीतर की शक्ति जागेगी। और अब अंत में देखते हैं, एक बार वो भीतर की शक्ति जाग गई, एक बार अंदरूनी शक्ति जाग गई, एक बार इंसान की खुद से पहचान हो गई, तब इंसान क्या करेगा? तब इंसान उस कठिन परिस्थिति का कैसे मुंह तोड़ जवाब देगा। नाउ वी सी इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन द एक्सटर्नल फील्ड। डायलेक्ट्रिक कौन था? इंसान। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन था? कठिन परिस्थिति। तो इंसान परेशानियों से कैसे निकलता है और कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। देखिए, तो हमने पढ़ा डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसकी वजह से वो पोलराइज हो गया, डायपोल मोमेंट आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, और उसका डायपोल मोमेंट आ गया। पर अब जब उसका डायपोल मोमेंट आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब ऐसा होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि अब खुद डायपोल जैसा भी ये कर रहा है, उसकी खुद की शक्ति जाग चुकी है, तो अब वो खुद का अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस करेगा। हमें पता है डायपोल तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये तो अब डायपोल जैसा ही बन चुका है। तो अभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो पहले से मौजूद है, पर अभी क्योंकि ये डायपोल बन चुका है, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक अभी डायपोल बन चुका है, इसके अंदर खुद के अंदर शक्ति आ चुकी है, तो ये खुद की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ईपी लिख रहे हैं, वो खुद की अंदरूनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ईपी लिख रहे हैं, वो किधर प्रोड्यूस होगा? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस, हमें पहले से पता है। सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इधर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट की तरफ। तो अभी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, जो अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक ने, इंसान ने खुद जनरेट की है, वो आएगी ईपी लेफ्ट में। यानी कि देखिए कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो आ रही है हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में। इसका मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब इंसान को जब कठिन परिस्थितियों में रखा गया, तो पहले तो उसने अपने अंदर भीतरी शक्ति को पहचाना, और एक बार भीतरी शक्ति को पहचान लिया, तब उसने खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट विपरीत डायरेक्शन में है। और विपरीत डायरेक्शन में है तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कठिन परिस्थितियां, मुसीबतें, परेशानियों को अपोज किया, उनके विपरीत जाके खड़ा हुआ, और उन कठिन परिस्थितियों को, परेशानियों को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। क्योंकि जैसा हमें दिख रहा है यहां पे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अब होगा ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट इस तरफ है, ईपी इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी, यानी कि कम हो जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा, ये मैथमेटिकली आता है ई नॉट बाई के, जहां पे के है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का, जो कि डाइलेक्ट्रिक की इंसान की प्रॉपर्टी है। पर जैसे हमें पता है के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मैटेरियल का हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इसीलिए आप देखिए नेट फील्ड ई नॉट बाई के, क्योंकि के हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा ई नेट, नेट फील्ड जो है वो हमेशा लेस देन ई नॉट है। फील्ड इनसाइड डिक्रीजेस। इसका मतलब ये देखिए, यहां पे समरी लिखिए कि डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसान व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कठिन परिस्थितियां, डेवलप्स अ डायपोल मोमेंट, शक्ति या साहस, एंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन फील्ड व्हिच इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड एंड हेंस डिक्रीजेस द नेट फील्ड इनसाइड इट। अपनी शक्तियों से कठिनाइयों को इंसान कम कर देता है। तो जब कठिन परिस्थिति नहीं आई तो इंसान ने कुछ नहीं किया, कुछ बेहतर या मजबूत नहीं बना, पर जैसे ही कठिन परिस्थितियां आई, इंसान ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उस शक्ति से
उस साहस से, उस विश्वास से खुद ही उन मुसीबतों का, संघर्ष का, कठिन परिस्थितियों का निवारण निकाल के उनको कम कर दिया। और अब हम बात करते हैं एक स्पेशल केस के अंत में, जो कि है परफेक्ट कंडक्टर। हमने बोला था डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है, पर परफेक्ट कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो भी एक डाइलेक्ट्रिक है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी। ठीक है, परफेक्ट कंडक्टर जो होता है वो भी हमारा एक डाइलेक्ट्रिक है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी। और देखिए, ये है हमारा असली योद्धा, ये है हमारा असली योद्धा जो हमें बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कैसे? क्योंकि अगर परफेक्ट कंडक्टर है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है, तब क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है तो ये वो योद्धा है, ये वो योद्धा है जब इसको कठिन परिस्थितियों में डाला गया, मुसीबतों में डाला गया, तो इसने अपने अंदर की शक्ति बढ़ाई, अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, और ये अपने अंदर की शक्ति बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और इसने अपने अंदर की शक्ति इतनी बढ़ा दी, अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस कर दी कि जो ईपी की वैल्यू है वो ई नॉट के बराबर ही हो गई। यानी कि उसने अपने अंदर की शक्ति से जो बाहरी कठिन परिस्थितियां, मुसीबतें थी, उनको पूरा का पूरा बराबरी जो है, उनकी पूरी की पूरी बराबरी कर दी, और बराबरी करके ईपी से, खुद की शक्ति से ई नॉट को पूरा कैंसिल कर दिया। यानी कि अपने भीतर के साहस बल से बाहरी कठिन परिस्थितियों का पूरा सर्वनाश कर दिया और अपने आप को आगे बढ़ा दिया। देखिए, ईपी इक्वल टू ई नॉट हो गया, और ईपी इक्वल टू ई नॉट करते ही ये दोनों फील्ड कैंसिल हो गई और नेट फील्ड इनसाइड 0 हो गई। तो ये परफेक्ट कंडक्टर है हमारे असली योद्धा की तरह, हमारे उस अर्जुन की तरह जिसको कठिन परिस्थितियों में डाला गया, पर कठिन परिस्थिति में आके उसने सारी परिस्थितियों को, सारी प्रॉब्लम्स को डिमोलिश, विनाश कर डाला उसके खुद के इनर स्ट्रेंथ से, और इन द प्रोसेस रियलाइज किया, जो पहले रियलाइजेशन नहीं था, खुद का इनर ट्रू पोटेंशियल, ट्रू पावर, ट्रू स्ट्रेंथ। तो क्या सीख रहे हैं हम यहां से? ये तो बस भौतिकी में डाइलेक्ट्रिक तो बस एक उदाहरण था, एक सहारा था हमारे मेन सवाल पे जाने के लिए। याद कीजिए वो शुरुआत वाला सवाल, आसान और कठिन परिस्थितियां। इस सवाल पे अगर हम वापस जाएं तो हम सोच रहे थे यही अच्छा है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट बचाएगा। भगवान हमें कठिन परिस्थितियां क्यों दे रहे हैं, मुसीबतें क्यों दे रहे हैं? हमें इनसे बचना है और इनकी तरफ जाना है। पर अब देखिए, सच्चाई हमारे सामने है, और हमें इस प्रश्न का एक बहुत ही बेहतरीन जवाब मिल रहा है कि मुसीबतें, कठिन परिस्थितियां, संघर्ष हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे असली मित्र हैं। क्योंकि जब तक वो संघर्ष, जब तक वो कठिन परिस्थितियां आई ही नहीं, जब तक जीवन में सब आसान चल रहा है, हमें सब वैसा ही मिल रहा है जैसा हम चाहते हैं, तब हम कभी भी अपने आप की भीतरी शक्ति, अंदरूनी शक्ति को पहचानने की कोशिश ही नहीं करेंगे और जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पर जब वो कठिन परिस्थितियां आएंगी, हमें उन कठिन परिस्थितियों से एडजस्ट होना पड़ेगा, उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, अपनी धारणा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और उस सोच को बदलने के चक्कर में हमारे अंदर की एक बहुत ही भीतरी शक्ति, साहस, विश्वास उत्पन्न होगा जो पहले नहीं हो रहा था, और उस साहस, उस शक्ति, उस भीतरी विश्वास से हम किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी का सर्वनाश करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कठिन परिस्थितियां, संघर्ष जीवन में आती हैं और आएंगी भी, और इसके पीछे भगवान का, ब्रह्मांड का एक बहुत ही लंबा प्लान है, जो शॉर्ट टर्म में हमें दिखाई नहीं देता है। शॉर्ट टर्म में वो हमें खराब ही दिखता है, पर लॉन्ग टर्म में हमारा उसके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है प्लान है, जो हमें आगे बढ़ाएगा, और ऐसे हमें यह संघर्ष एक सही मार्ग दिखाता चलेगा। तो आगे से जीवन में जब भी कुछ मुश्किल आए, जब भी कुछ कठिन परिस्थितियां आए, जब भी चीजें प्लान के हिसाब से ना हो, अगर आपको ऐसा लगे, जब भी संघर्ष लगे, तो कभी घबराइए मत, कभी कोसिए मत, कभी डरिए मत।
कभी अपने भाग्य को, भगवान को, दोस्तों को, परिस्थितियों को कोसिए मत, बल्कि उल्टा उसका स्वागत कीजिए। उल्टा उस संघर्ष का, कठिन परिस्थितियों को धन्यवाद दीजिए और भगवान के प्लान को समझिए। भगवान को अपना धन्यवाद प्रकट कीजिए कि भगवान अच्छा है, आपने ये परिस्थितियां, ये कठिन परिस्थितियां, ये संघर्ष मेरे जीवन में डाला, क्योंकि इसी से अब मैं चीजों को समझूंगा, इसी से मैं भीतरी शक्ति डेवलप करूंगा और भीतरी शक्ति डेवलप करके हम एक बेहतर, मजबूत, साहसी, सशक्त इंसान बन जाएंगे जो अपने पैरों पे भी खड़े होंगे और फिर अपने समाज को भी, बाहरी दुनिया को भी पैरों पे खड़ा होना सिखाएंगे। तो यह है संघर्ष का जीवन में महत्व और लाभ। आज की कक्षा के लिए इतना ही। हम देखेंगे, इसके बारे में आप सोचिए, विचार कीजिए। अगली कक्षा में हम भौतिकी के बेस में फिर से जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।